Assalamu alaikum friends. I welcome you to my YouTube channel Al Farabi Classes. आज हम जीएसटी इंडियन टैक्स सिस्टम पे कंप्लीट लेक्चर लेके आए हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा और इस लेक्चर को देखने के बाद जीएसटी या इंडियन टैक्स सिस्टम के हवाले से आपको मुझे नहीं लगता कि और किसी सोर्स से आपको मटेरियल ढूंढने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा जीएसटी ओब्लिक इंडियन टैक्स सिस्टम। लेकिन इससे पहले आपसे मैं एक गुजारिश करता हूं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक हमारा है जीएसटी इंडियन टैक्स सिस्टम। तो अगर हम इंडियन टैक्स सिस्टम की बात करेंगे तो इसमें हमें आते हैं दो टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो फिर हम अगर डायरेक्ट टैक्स की बात करेंगे तो उसमें जो है इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स और कॉरपोरेशन टैक्स, ये तीन किस्म के टैक्स हमारे जो है डायरेक्ट टैक्स में आते हैं। तो आपको पता है कि टैक्स जो है गवर्नमेंट का जो एक कमाने का जरिया होता है वो टैक्स होता है, जो वो लोगों से वसूल करता है। मुख्तलिफ टैक्स इम्पोज करके लोगों से जो पैसा वसूल किया जाता है, गवर्नमेंट का जो एक ही सोर्स होता है वो टैक्स होता है। तो खैर इंडियन टैक्स सिस्टम के अंदर दो किस्म के टैक्सेस आते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स और कॉरपोरेशन टैक्स है, और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर सेंट्रल टैक्स और दूसरा स्टेट टैक्स, ये दो टैक्स इसके अंदर आते हैं। और इस वक्त जो है ये जो है वेल्थ टैक्स इनकम टैक्स के साथ ही जो है मर्ज किया गया है, यानी कि इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स एक ही है बाय द नेम ऑफ इनकम टैक्स, और फिर है कॉरपोरेशन टैक्स। तो अब हम बात करेंगे जीएसटी के हवाले से। जो इस वक्त जो इंडियन टैक्स सिस्टम है, डायरेक्ट टैक्स जो है जो पहले जैसे था वो वैसे के वैसा ही है, यानी कि इनकम टैक्स और कॉरपोरेशन टैक्स अपनी जगह स्टैंड है। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स को हटा के उनकी जगह पे जीएसटी आया है। तो खैर जो इनडायरेक्ट टैक्स पहले हुआ करता था उसके अंदर जो है फर्दर फिर हम देखेंगे इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर एक तो सेंट्रल टैक्स आते हैं और स्टेट टैक्सेस आते हैं। सेंट्रल टैक्स में जो है कस्टम टैक्स, सर्विस टैक्स, एक्साइज टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स। कस्टम टैक्स जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में लगाया जाता है, इसी तरह से सर्विस टैक्स और एक्साइज टैक्स जो कि प्रोडक्शन वगैरह में जो टैक्स लगता है, प्रोडक्शन कंपनी जो इंडस्ट्रीज कंपनीज फर्म जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है प्रोडक्ट्स, उन पे जो टैक्स लगता है वो है एक्साइज टैक्स और सेंट्रल सेल्स टैक्स। इसी तरीके से जो है स्टेट टैक्स में जो है लक्जरी टैक्स आता है, वैट ओब्लिक, या इसको सेल्स स्टेट सेल्स टैक्स कहते हैं, या स्टेट सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स। इसी तरीके से एंट्री टैक्स, टैक्सेस ऑन लॉटरी, टैक्सेस ऑन एडवर्टीजमेंट, गिफ्ट टैक्स। ये कुछ टैक्सेस जो है हमारे स्टेट के अंदर स्टेट्स के में जो है अप्लाई होते थे। तो अब ये जो सारा इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम है ये खत्म हुआ है, इसकी जगह पे जो है जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ने इसकी जगह ले ली है। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ने से पहले एक चीज जो है वैट जो टैक्स हुआ करता था, वैल्यू एडिड टैक्स, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। वैल्यू एडिड टैक्स में जो है मैं आपको ऐसे बताऊं, तीन चीजें होती है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन। एक कंपनी, एक फर्म जो है प्रोडक्शन करती है किसी प्रोडक्ट की, फिर उस प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है डिफरेंट एजेंट्स के जरिए से, और फाइनली वो कंज्यूमर के पास पहुंचता है कंजप्शन के लिए। तो प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन। हम सपोज मिसाल लेंगे, एक कंपनी है और वो कंपनी जो है एक पेन बनाती है। मान लीजिए वो पेन 10 रुपये का उनको जो कॉस्ट लगती है उस पेन को बनाने में 10 रुपये लगते हैं। फिर वो कंपनी किसी एजेंट को, या दूसरे लफ्ज़ों में हम डिस्ट्रीब्यूटर कहें, उसको वो जो है
चीज़ देती है, बेचती है, क्योंकि कंपनी जो है डायरेक्टली कस्टमर को या कंज्यूमर को नहीं बेचती, तो कंपनी जो है किसी एजेंट को देती है। मान लो जो है वो उसको 12 रुपये में देते हैं, और फिर एजेंट जो है, एजेंट भी डायरेक्टली कस्टमर को नहीं बेचता, वो जो है किसी होलसेलर को बेचता है। और मान लो होलसेलर को जो है वो 14 रुपीज़ में बेचता है, और होलसेलर भी जो है डायरेक्टली कस्टमर को नहीं बेचता, वो रिटेलर को बेचता है। मान लो रिटेलर ने उससे जो है 16 रुपये में खरीदा, और फाइनली जो है फिर रिटेलर कस्टमर को बेचता है, मान लो कि उसने जो है उसको 20 रुपये में बेचा। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, जो एक पेन था उसकी कॉस्ट जो 10 रुपये लग रही थी कंपनी के अंदर, वो फाइनली जब कंज्यूमर तक पहुँचता है तो उसकी कॉस्ट 20 रुपये हो जाती है। और कंपनी को जो है, अगर हम देखेंगे तो इसमें जो है प्रॉफिट जो हुआ 100% प्रॉफिट हुआ, 100% प्रॉफिट हुआ, और 100% प्रॉफिट में से 20% प्रॉफिट जो है कंपनी को मिलता है, और 80% जो है वो जो है डिस्ट्रीब्यूशन में जाता है। प्रोडक्शन में खाली 20%, और डिस्ट्रीब्यूशन जो है एजेंट से लेकर रिटेलर तक, इसमें जो है 80% जाता है। और फाइनली चूंकि कस्टमर को कोई प्रॉफिट नहीं मिलता, वो तो या उस प्रोडक्ट से या तो सेटिस्फाई होगा या डिससेटिस्फाई होगा, या उसे सेटिस्फेक्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो प्रॉफिट जो है या तो कंपनी को मिलता है, या इसके बीच में जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में उसमें जाता है। तो कंपनी मतलब पुराने टैक्स सिस्टम के हिसाब से उसको 20%, और बाकी जो है डिस्ट्रीब्यूशन में 80% जाता है। अब जो हमारा जो जीएसटी टैक्स है, यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है, इसकी वजह से जो है कंपनी को ज़्यादा मुनाफा होगा, जो कि पहले कम हुआ करता था। जीएसटी की वजह से जो है कंपनी को ज़्यादा मुनाफा होगा। तो आगे बढ़ते हैं। मॉडर्न इकोनॉमिक्स कैसे डिफाइन करती है इस टैक्स को? मॉडर्न इकोनॉमिक्स डिफाइन टैक्स एज ए मोड ऑफ इनकम रिडिस्ट्रीब्यूशन। तो मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहती है ये जो टैक्स है, इसकी वजह से जो है इनकम रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है। अदर मीनिंग, टैक्स इज imposed by the government to fulfill its important obligation on the expenditure front। तो जो है गवर्नमेंट का जो चूंकि मेन सोर्स ऑफ इनकम टैक्स है, तो जो डिफरेंट उसने खर्चा करना होता है, उसके लिए इसने जो है टैक्स इम्पोज करना होता है। द मनी ऑफ द गवर्नमेंट हैज गॉट बाय द टैक्स कलेक्शन and will be spent on different sectors, infrastructure, education, health, etc., which will provide service to each and everybody alike. Here income is redistributed at the secondary level। तो गवर्नमेंट जो ये टैक्स का पैसा वसूल करेगी, उसने फिर डिफरेंट सेक्टर्स में इसको खर्च करना होता है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में, एजुकेशन में, हेल्थ में। तो फिर जो इन चीज़ों से जो है हर एक इंसान को यकसा फ़ायदा होगा, यानी सेम फ़ायदा होगा। तो उसके बाद अगर हम बात करेंगे डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स इज पेड डायरेक्टली बाय एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन टू एन इम्पोजिंग एंटिटी। डायरेक्ट टैक्स जो है, जो इम्पोज करती है, तो जो पे करने वाला होता है वो डायरेक्टली उस इम्पोजिंग एंटिटी को जो है पे करता है। फॉर एग्जाम्पल, ए टैक्स पेयर pays direct taxes to the government for different purposes, including income tax, personal tax, real property tax, taxes on assets, corporate tax। ये जो taxes है, ये जो है डायरेक्टली इम्पोजिंग एजेंट यानी गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे करता है टैक्स पेयर। उसके बाद जो है कॉरपोरेशन टैक्स। कॉरपोरेशन टैक्स इज ए टैक्स पेड बाय कंपनीज और फर्म्स ऑन द इनकम्स दे अर्न। जो कंपनीज वगैरह जो या फर्म्स वगैरह जो प्रोडक्ट्स तैयार करती हैं, वो जो टैक्स पे करती है, जो वो कमाते हैं, उसमें से जो टैक्स पे करते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉरपोरेशन टैक्स। उसके बाद इनकम टैक्स इज द टैक्स लेविड ऑन इंडिविजुअल इनकम फ्रॉम वेरियस सोर्सेज लाइक सैलरीज, इन्वेस्टमेंट्स, इंटरेस्ट एक्सेट्रा। और जो इनकम टैक्स है, ये जो इंडिविजुअल की जो सैलरी होगी या इन्वेस्टमेंट जो उसने की होगी या उसने जो कोई इंटरेस्ट रिसीव किया, उस पर जो टैक्सेस लगते हैं, दैट इज इनकम टैक्स। उसके बाद जो है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर दोज टैक्सेस पेड बाय कंज्यूमर्स व्हेन दे बाय गुड्स एंड सर्विसेज। जब कंज्यूमर्स जो है गुड्स लेते हैं या सर्विसेज सपोज, तो वो इनडायरेक्टली जो वो पे करते हैं टैक्स, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स।
तो इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर दीज इंक्लूड एक्साइज एंड कस्टम ड्यूटीज. एक्साइज ड्यूटी इज ए लेवी पेड बाय द मैन्युफैक्चरर विद इन द कंट्री. तो इस इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर एक्साइज एंड कस्टम ड्यूटी वगैरह आती है. एक्साइज ड्यूटी क्या होती है? इज ए लेवी पेड बाय द मैन्युफैक्चरर विद इन द कंट्री. जो कोई प्रोडक्शन वाला जो है कोई फर्म है जो ये टैक्स पे करता है अपने कंट्री के अंदर, दैट इज एक्साइज ड्यूटी. Custom duty is the charge levied when goods are imported into the country and is paid by the importer or exporter. जब हम जो है goods को import करते हैं उन पे जो टैक्स लगता है that is the custom duty. Visually these charges are passed on to the consumer. फिर finally जो है चूंकि ये products जो भी होते हैं इनका जो फाइनली बर्डन जो पड़ता है वो फिर कंज्यूमर पे ही पड़ता है. दैट्स वाई इनको जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस कहते हैं. सेल्स टैक्स. Sales tax are imposed on either the producers or the traders, but it is the general consumers who bear the burden of tax. इसी तरीके से सेल्स टैक्स भी जो है फाइनली फिर जो है इसका बर्डन भी कंज्यूमर ही उठाता है. तो उसके बाद बात अगर हम करेंगे मेथड्स ऑफ टैक्सेशन की, तो वी हैव 3 मेथड्स ऑफ टैक्सेशन: प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, रेग्रेसिव टैक्सेशन, प्रोपोर्शनल टैक्सेशन. तो 3 किस्म के टैक्स यानी 3 तरीके से जो हम टैक्सेस इंपोज किया जाता है. या तो टैक्स जो है प्रोग्रेसिव होगा या रिग्रेसिव होगा या प्रोपोर्शनल होगा. प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब जैसे मोर इनकम मोर टैक्स, ज़्यादा इनकम होगी तो ज़्यादा टैक्स देना होगा. और रिग्रेसिव टैक्सेशन में क्या होता है कि हायर इनकम लोअर टैक्स. तो यानी इसमें ज़्यादा इनकम अगर होगी तो कम टैक्स. लेकिन रिग्रेसिव टैक्सेशन कोई परमानेंट टैक्सेशन नहीं होती है, ये टेम्पररी होता है और ये किसी सेक्टर में किसी खास मौके पर, यानी जैसे कोई सेक्टर जो है जो वो लैग कर रहा होगा दूसरे सेक्टर्स के मुकाबले में, तो गवर्नमेंट जो है उसमें टेम्पररी तौर पर उनको उसको उस चीज़ को ये बढ़ावा देने के लिए, उसको इनकरेज करने के लिए जो है रिग्रेसिव टैक्सेशन लाती है. यानी अगर वो ज़्यादा ये प्रोड्यूस करते हैं तो उनको कम टैक्स लाते हैं, जब तक कि वो जो है दूसरे सेक्टर्स के साथ जो है बराबरी में नहीं होता. तो तब तक फिर उनके बाद जैसे उन पे भी प्रोग्रेसिव टैक्सेशन ही अप्लाई होती है. इसी तरीके से और एक है प्रोपोर्शनल टैक्सेशन. तो ये इसमें जो है एक फिक्स्ड टैक्स होता है. तो खैर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन जो है, दिस मेथड हैज इंक्रीजिंग रेट्स ऑफ टैक्स फॉर इंक्रीजिंग वैल्यू और वॉल्यूम ऑन विच द टैक्स इज बीइंग इम्पोज्ड. इसमें जितनी ज़्यादा इनकम आपकी होगी उतना ज़्यादा टैक्स होगा प्रोग्रेसिव टैक्सेशन में. और यही ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड यही प्रोग्रेसिव टैक्सेशन जो है मतलब चल रहा है. इंडियन टैक्स इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ इट. द आइडिया हियर इज लेस टैक्स ऑन द पीपल हु अर्न लेस एंड हायर टैक्स ऑन द पीपल हु अर्न मोर. जो जितना ज़्यादा कमाते होंगे उन पे उतना ही ज़्यादा टैक्स लगेगा. क्लासिफाइंग इनकम अर्नर्स इनटू डिफरेंट स्लैब्स. और जितनी इनकम होगी उसी हिसाब से जो है उनको डिफरेंट स्लैब्स में जो है कैटेगराइज करते हैं और इसी हिसाब से फिर उन पे जो है टैक्स इंपोज किया जाता है. दिस मेथड इज बिलीव्ड टू डिस्करेज मोर अर्निंग बाय द इंडिविजुअल्स टू सपोर्ट लो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अनइंटेंशनली. इसमें ये बिलीव किया जाता है कि इसकी वजह से जो है एक डिस्करेजमेंट हो जाती है जो इंडिविजुअल्स कि वो ज़्यादा ना कमाए क्योंकि उनने जो है फिर टैक्स पे करना होता है. खैर being poor is rewarded while richness is punished. तो ये इसमें समझा जाता है. दिस इज द मोस्ट पॉपुलर टैक्सेशन मेथड्स इन द वर्ल्ड. और पूरी दुनिया में तकरीबन यही मेथड जो है अप्लाई है इस वक्त. रिग्रेसिव टैक्सेशन जो है, दिस इज जस्ट अपोजिट टू द प्रोग्रेसिव मेथड हैविंग डिक्रीजिंग वैल्यू और वॉल्यूम ऑन विच द टैक्स इज बीइंग इम्पोज्ड. तो जैसे कि पहले मैंने कहा रिग्रेसिव टैक्सेशन जो है ये टेम्पररी नेचर का होता है. एक खास किसी मौके पे किसी सेक्टर के अंदर जो है दूसरे सेक्टर्स के मुकाबले में लैग कर रहा होगा तो गवर्नमेंट उस सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए रिग्रेसिव टैक्सेशन इम्पोज करती है. देयर आर नॉट एनी परमानेंट, दीज आर नॉट एनी परमानेंट और स्पेसिफिक सेक्टर्स फॉर सच टैक्सेस. एज अ प्रोविजन ऑफ प्रमोशन सम सेक्टर्स माइट बी इम्पोज्ड विद रिग्रेसिव टैक्सेस. For example, to promote the growth and development of small-scale industries, India at one time had regressive excise duty on their productions. With the increasing slabs of volume they produced, the burden of tax used to go on decreasing. This is not a
popular mode of taxation and not as per the spirit of modern democracies. तो जैसा कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि ये जो है किसी मौके पे जो है ज़रूरत पड़ती है इस चीज टैक्स को लगाने की, तो ऐसे जो है आमतौर पर ये टैक्स नहीं लगाया जाता। उसके बाद बात करेंगे प्रोपोर्शनल टैक्सेशन की। इन सच ए टैक्सेशन मेथड देयर इज नीदर प्रोग्रेसिव नॉर रिग्रेसिव फ्रॉम द रेट ऑफ टैक्सेस पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसमें ना ही तो प्रोग्रेसिव होता है ना ही रिग्रेसिव होता है। सच टैक्सेस हैव फिक्स्ड रेट्स फॉर एवरी लेवल ऑफ इनकम और प्रोडक्शन। they are neutral from the poor or for the poor or rich point of view, from the point of view of the levels of production। इसमें जो है फिक्स्ड टैक्स लगाया जाता है। इस चीज़ को नहीं देखा जाता है कि रिच को ज़्यादा या पुअर को कम, नहीं, फिक्स्ड चाहे पुअर हो चाहे रिच हो, एक फिक्स्ड टैक्स लगाया जाता है। यूजुअली दिस इज़ नॉट यूज्ड बाय द इकोनॉमीज एज एन इंडिपेंडेंट मेथड ऑफ टैक्सेशन, और ये भी जो है आमतौर पर इस्तेमाल या इम्पोज नहीं होता है। उसके बाद हम बात करेंगे अब जीएसटी की। तो ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दैट इंडियन टैक्स सिस्टम जो है दो किस्म के टैक्सेस होते थे, एक डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो है अपनी जगह पे है जैसे पहले था, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस जितने भी थे वो उन सब को हटा के जो है उनकी जगह जो है जीएसटी ने ले ली है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सर्विस टैक्स। GST is an indirect tax which was introduced in India on 1st July 2017। 1st July 2017 को ये इंट्रोड्यूस हुआ था। It was applicable throughout India which replaced multiple cascading taxes levied by the central and state governments। तो ये जो है पूरी दुनिया में ये टैक्स जो है एप्लीकेबल हुआ, और इसकी वजह से जो बाकी मुख्तलिफ टैक्स कैस्केडिंग टैक्स यानी एक के ऊपर टैक्स लगता था तो वो सब हटा के उनकी जगह पे जीएसटी ने ले लिए, और जो है 1 जुलाई को जीएसटी डे पे मनाया जाता है। बात करेंगे इट वाज इंट्रोड्यूस्ड एज द 101st अमेंडमेंट एक्ट 2017 following the passage of 122nd constitutional amendment bill। अगर हम बात करेंगे बिल कौन सी थी इसमें, तो ये थी 122nd, और अमेंडमेंट जो था 101st अमेंडमेंट एक्ट था। The GST is governed by the GST Council and its chairman is the Finance Minister of India। तो इसका जो है चेयरमैन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है, और इसको गवर्न करती है जीएसटी काउंसिल। उसके बाद बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी। रिड्यूसेस द ट्रांजैक्शन कॉस्ट। कुछ बेनिफिट्स है इस जीएसटी के, जिनको हम समराइज करके कहेंगे। रिड्यूसेस द ट्रांजैक्शन कॉस्ट, एलिमिनेट्स द कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस, यानी जो एक टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था, तो जैसे मान लो कोई फर्म जो है कोई प्रोडक्ट तैयार करती है उस पर एक्साइज टैक्स लगता था, फिर उस पर जो है कॉरपोरेशन टैक्स लगता था, फिर वो उसने एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाके एंट्री टैक्स लगना था, फिर उसमें फर्दर एडवर्टीजमेंट टैक्स लगना था। तो इस तरीके से मुख्तलिफ एक टैक्स के ऊपर दूसरा टैक्स, तो उसको जो है कैस्केडिंग इफेक्ट कहते हैं। तो ये कैस्केडिंग इफेक्ट जो है एलिमिनेट हुआ जीएसटी की वजह से। सिंगल टैक्सेशन पॉइंट रहा, reduces corruption, uniform tax rate, cheaper exports, reduction in purchase price, transparency, increased collection of CGST and IGST, increased FDI, growth in overall revenues, simplified tax laws, increase in exports and employments, GDP growth grew up by about 1%, international competitiveness grew up by about 5%, common market, prevention of unhealthy competition among states, increasing the tax base and raising compliance। ये जो है कुछ इसके जीएसटी के जो है बेनिफिट्स है। तो बात करेंगे हम जीएसटी टैक्स रिजीम। यहाँ पर जो इंक्रीज कलेक्शन ऑफ सीजीएसटी एंड आईजीएसटी जो है ये सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, और ये इंटीग्रेटेड आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो बात करेंगे जीएसटी टैक्स रिजीम की। तो बात करेंगे जीएसटी टैक्स रिजीम की।
तो इसमें जो है इसके अंदर मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स पे मुख्तलिफ टैक्स रेट्स लगाई गई है। जैसे ज़ीरो टैक्स जो है फ्रेश मिल्क, फ्रेश फ्रूट्स, सीरियल्स, पफ्ड राइस, एक्वेटिक, पोल्ट्री, कैटल फीड, सॉल्ट, ह्यूमन ब्लड, कॉन्ट्रासेप्टिव्स, कॉन्डम्स, फायरवुड, प्रिंटेड बुक्स, इन पे ऊपर ज़ीरो टैक्स है, 0% टैक्स है। उसके बाद जैसे 5% टैक्स फ्रोजन वेजिटेबल्स पे, कॉफ़ी, टी, शुगर केन, कोकोआ बीन्स, पिज़्ज़ा ब्रेड, कोल, LPG, मेडिसिन्स, स्टील यूटेंसिल्स, सोलर वाटर हीटर, बोट। तो इन सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है 5% GST है लगी है। उसके बाद जो है 12% टैक्स इन प्रोडक्ट्स पे अप्लाई होता है, जैसे फ्रोजन मीट, बटर, घी, ड्राई फ्रूट्स, मीट, फिश, फ्रूट जूसेस, मिल्क बेवरेजेस, बायोगैस, ट्रैक्टर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बाइसिकल्स, LED लाइट्स, स्पोर्ट्स गुड्स, आर्टवर्क्स, इनके ऊपर जो है 12% GST अप्लाई होता है। उसके बाद जो है 18% GST जो है कंडेंस्ड मिल्क के ऊपर, रिफाइंड शुगर, जैम्स, जेलीज, टी कॉन्सेंट्रेट्स, सोप, वी प्रोटीन्स, जिलेटिन, प्रोपेलेंट पाउडर, इंसेक्टिसाइड्स, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, इन सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है 18% GST अप्लाई होता है। और 28% जो है चॉकलेट्स पे, इंस्टेंट कॉफ़ी, पान मसाला, शुगर साइरप्स, पेंट्स, वॉल फिलिंग्स, परफ्यूम्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, स्किन केयर प्रोडक्ट्स, टूथपेस्ट, डिओड्रेंट्स, डिटर्जेंट, और इन प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है 28% GST एप्लीकेबल है। उसके बाद बात करेंगे हम GST रेट ऑन सर्विसेज। सर्विसेज पे जो है डिफरेंट सर्विसेज पे किस तरह से जो है GST अप्लाई होता है। तो अगर बात करेंगे हम 5% GST किन सर्विसेज पे, जैसे कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रेल, रोड, एयर, शिप पे है जो है 5%, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स, रेल, रोड, इकोनॉमी एयर ट्रैवल, टूर ऑपरेटर, प्रिंट मीडिया, एड्स, न्यूज़पेपर प्रिंटिंग जो है इन पे जो है 5% GST अप्लाई होता है। उसके बाद 12% किन सर्विसेज पे 12% GST अप्लाई है, एयर ट्रैवल बिजनेस क्लास, एयर ट्रैवल बाय बिजनेस क्लास पे, नॉन AC रेस्टोरेंट पे, होटल रूम्स रेंट ₹1000 to 2500 पर डे, यानी ऐसे होटल रूम्स जिनका जो रेंट 1000 से 2500 पर डे का होता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग कम्प्लेक्स, ट्रांसफर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इन पे जो है 12% का GST अप्लाई होता है। इसी तरीके से जो है 18% किन किन सर्विसेज पे, जनरल रेट ऑन ऑल सर्विसेज, नो स्पेसिफिक रेट, इसमें जो है फूड ड्रिंक्स एट्सेट्रा इन AC रेस्टोरेंट के अंदर, बार्स, आउटडोर केटरिंग, पंडाल एट्सेट्रा, कंपोजिट सप्लाई वर्क्स, तो इनके ऊपर जो है 18% GST अप्लाई होता है। उसके बाद 28% जो है रेस क्लब होते हैं, गैम्बलिंग में, होटल रेंट मोर देन ₹5000 पर डे, अगर होटल जो है उस रूम का रेंट 5000 से ज़्यादा या 5000 या उससे ज़्यादा होगा तो 28% उस पर लगेगा। सर्विसेज प्रोवाइडेड इन 5 स्टार होटल, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, IPL, कसिनो, अम्यूजमेंट पार्क्स, स्पोर्टिंग इवेंट्स, इन सारी सर्विसेज के ऊपर जो है 28% का GST अप्लाई होता है। तो अब कुछ प्रोडक्ट्स जो एक्सक्लूड किए गए हैं GST से, प्रोडक्ट्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम GST, जैसा कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है, अल्कोहल है, टोबैको प्रोडक्ट है, ये 3 किस्म के प्रोडक्ट्स हैं, इनको GST से एक्सक्लूड किया गया है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट, अल्कोहल, टोबैको प्रोडक्ट। अब आप सोचते होंगे कि इन 3 चीज़ों को जो है GST से क्यों एक्सक्लूड किया गया है। अगर हम देखेंगे जो मैक्सिमम टैक्स है GST रजीम के अंदर वो है 28%। GST के अंदर मैक्सिमम टैक्स 28% है। तो लेकिन ये जो 3 प्रोडक्ट्स है, पहली बात, ये जो 3 प्रोडक्ट्स, इनका जो टैक्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स कलेक्ट करती है, और इन पे जो है 28% से ज़्यादा टैक्स होता है। इनका टैक्स तकरीबन 40 से 45% तक इन 3 प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्स लगता है। तो स्टेट गवर्नमेंट्स ने देखा कि अगर हम इन पे ये GST में इन प्रोडक्ट्स को लाएंगे तो खाली हमें 28% मिलेगा, जबकि इनको इस तरह से जो है 40 से 45% इन प्रोडक्ट्स पे टैक्स मिलता है। तो इसलिए इन 3 चीज़ों को उन्होंने GST से एक्सक्लूड करके इनको जो है तकरीबन 40 से 45% पे इनको है टैक्स कलेक्ट करते हैं इन चीज़ों से स्टेट गवर्नमेंट्स। उसके बाद बात करेंगे GST टाइप्स।
जीएसटी की टाइप जो है एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है जो कि स्टेट और सेंटर की कॉम्बिनेशन समझो। उसके बाद बात अगर हम करेंगे हिस्ट्री ऑफ जीएसटी की कि कब से ये कैसे स्टार्ट क्या हुआ, तो ये जो है सबसे पहले 1986 में जो है रिफॉर्म प्रोसेस रिलेटेड टू इनडायरेक्ट टैक्स स्टार्टेड बाय विश्वनाथ प्रताप सिंह। 1986 में ही जो है विश्वनाथ प्रताप सिंह नाम से एक बंदा जो है उसने विद द इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडवेट मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स, ये सिमिलर टू हम कह सकते हैं कि जीएसटी के, अलबत्ता इसका नाम जो है मॉडवेट रखा था, मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स। उसके बाद 1999 में जीएसटी वाज प्रपोज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय अटल बिहारी वाजपेयी इंडिया गवर्नमेंट। सबसे पहले जो है जीएसटी जो है अटल बिहारी वाजपेयी ने ये प्रपोज किया था, सजेस्टेड बाय 3 इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल ऑफ 3 फॉर्मर आरबीआई गवर्नर्स। जो है इसमें सी रंगाराजन, बिमल जालन, आईजी पटेल, ये 3 मेंबर की जो है फॉर्मर आरबीआई गवर्नर्स थे। उनकी इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल ने उनकी सजेशन में जो है सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने 1999 में जो है प्रपोज किया था जीएसटी। उसके बाद देखेंगे फर्दर डेवलपमेंट्स जो है 2006 में यूपीए गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम जो थे उन्होंने इस पर कंटिन्यू वर्क किया और फिर से प्रपोज किया। और 2016 में द लोकसभा पास द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पेविंग वे फॉर जीएसटी। तो फाइनली फिर 2017 में ऑन 1 जुलाई 2017 जीएसटी वाज पास्ड बाय ऑल द स्टेट्स एंड यूटीज एक्सेप्ट जेएंडके। तो 2017 1 जुलाई में जो है जीएसटी ऑल ओवर इंडिया जो है ये लागू हुआ एक्सेप्ट जेएंडके स्टेट। फिर बाद में जेएंडके स्टेट ने भी जो है इसको अप्लाई किया। तो अगर 21 मेंबर सेलेक्ट कमेटी वाज फॉर्मड टू लुक इनटू द प्रपोज्ड जीएसटी लॉ। ये उसके बाद अगर हम बात करेंगे इनकम टैक्स स्लैब की, यानी कितनी इनकम से कितना टैक्स लगेगा। तो अगर हम बात करेंगे इसमें लेस देन 60 ईयर्स ओल्ड, फिर 60 to 80 ईयर्स ओल्ड, फिर जो है अबो 80 ईयर्स ओल्ड जो सिटीजन्स होते हैं, तो इन पे जो है क्या रेट्स अप्लाई होती है। जैसे अगर हम बात करेंगे इनकम टैक्स स्लैब की और लेस देन 60 ईयर्स ओल्ड की बात करेंगे तो इंडियन रुपीज़ 0 से लेकर 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, नील। और ये कब की बात है? 2018-19। तो अगर आपकी इनकम 0 से लेकर 2.5 लाख तक आपको कोई जो है ये टैक्स नहीं भरना होगा। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख तक तो आपकी टैक्स जो है 5%, और फिर 5 लाख 1 से लेकर 10 लाख तक 20%, 10 लाख और उसके अबो से जो है 30%। ये जो है स्टैटिस्टिक्स 18-19 के। और अगर आप बात करेंगे 19-20 की, 19-20 में भी है 0 से 2.5 लाख तक 0%, 2.5 लाख से 5 लाख तक 0%, यानी पहले जो 5% था 18-19 में उसको जो है 0% कर दिए। इसी तरह से 5 लाख से 10 लाख तक 20% और 10 लाख से उसके अबो 30%, ये सेम है। तो इसके बीच में मैंने 17 और 18 का लिखा है। 17 और 18 में जो है 0 से लेकर 2.5 लाख तक 0%, 2.5 लाख से लेकर जो है 5 लाख तक 10% था, और 5 लाख से 10 लाख तक 20%, और 10 लाख और से ऊपर जो है 30%। तो यानी कि 17 और 18 में जो है इस वाली इनकम में 2.5 लाख से 5 लाख तक 10% था पहले, फिर 18-19 में इसको 5% कर दिया, फिर 19 और 20 में जो है इसको 0% कर दिया। अगर हम बात करेंगे 60 to 80 ईयर्स ओल्ड यानी कि सीनियर सिटीजन्स की बात करेंगे तो 0 से लेकर 3 लाख तक उन पे 17-18 में 0% था, फिर 18-19 में भी फिर नील था, और 19-20 में भी 0 ही था। बात करेंगे अगर उनकी इनकम 3 लाख से लेकर 5 लाख तक तो 10% था 17-18 में, फिर 5% 18-19 में हुआ, तो फिर 0 19-20 में। और अगर 5 लाख से लेकर 10 लाख तक है तो वो सेम 20% था, और 10 लाख उससे ऊपर जो है 30%। इसी तरीके से अगर अबो 80 ईयर्स ओल्ड है यानी कि सुपर सीनियर सिटीजन की बात करेंगे तो 0 से लेकर 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 18-19 में और 19-20 में भी। और इस तरह से 5 लाख से लेकर 5 लाख 1 से लेकर 10 लाख तक 20%, और 10 लाख उससे ऊपर से जो है 30%। ये इनकम टैक्स स्लैब पे मतलब डिफरेंट रेट्स ऑफ टैक्सेस जो है लगते हैं। तो खैर
ये आज का हमने जो है जीएसटी को बिल्कुल कंप्लीटली जो है जितना भी हमारे जेके एसएसबी या एसएससी के या आरआरबी के एग्जाम्स के हवाले से जितना भी सिलेबस इस इंडियन टैक्स सिस्टम के रिलेटेड होना चाहिए था, या जीएसटी के हवाले से जितना भी सिलेबस कंटेंट जो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, तो वो हमने कंप्लीटली इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो है हमने पूरा किया है। तो आई होप आप लोगों को ये पसंद आएगा और आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आपके सब्सक्राइब करने से जो है हमें हौसला मिलेगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप जो है हमारे इस वीडियो को पसंद करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे।